नमस्कार मंडळी, स्वागत है आपका आज के YouTube वीडियो में। मेरे साथ है ओमकार। ओमकार इज़ फ्रॉम मुंबई एंड ही इज़ इन जर्मनी राइट नाउ, लिविंग इन मैनहाइम विच इज़ नियर बाय फ्रैंकफर्ट। सो ओमकार यहाँ पे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं एंड ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि जर्मनी जिन जिन लोगों को आना है, जर्मनी जिनका सपना है, ऑन अपॉर्चुनिटी कार्ड देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर कमिंग टू जर्मनी बट और एटलीस्ट प्लानिंग टू कम टू जर्मनी, बट द थिंग इज़ कि सबको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता या फिर क्या एक्चुअल सिचुएशन है अपॉर्चुनिटी कार्ड का। इस वीडियो में आई विल ट्राई एंड कवर ऑल द थिंग्स। सो इस पार्ट में बिफोर कमिंग टू जर्मनी वी विल डिस्कस एवरीथिंग विथ ओमकार कि क्या प्रिपरेशन थे, क्या लैंग्वेज के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया या जर्मनी के बारे में आप क्या जानते थे, सारी चीज़ें। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी रेडी है मेरे साथ एंड मोबाइल में है, तो आई वुड आस्क फर्स्ट ओमकार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई वुड आस्क योरसेल्फ टू give a short introduction, कहाँ से आप हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो या ओमकार प्लीज। तो मेरा नाम ओमकार यादव है एंड मैं बेसिकली मेरा डोमेन है फ्रॉम बैंकिंग, रिटेल ब्रांच बैंकिंग एंड मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में। मैंने मेरा एजुकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी में किया था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। एंड 4 इयर्स के एक्सपीरियंस रहने के बाद आई थॉट ऑफ परस्यूइंग एजुकेशन और माइट बी गोइंग फॉर जॉब इन अब्रॉड फॉर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। बट इसमें भी मुझे बहुत सारे आई वॉज ट्राइंग टू गेट एडमिशन एंड देन ऑल्सो आई ट्राइड कि फिर मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड का एक वीज़ा के रिगार्डिंग मुझे पता चला। सो देन मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट डायरेक्टली गो एंड एक्सप्लोर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत से लोग जा रहे थे एजुकेशन के पर्पज़ में बट लिटिल एक्सपेंसिव हो रहा था। एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड एक ऐसा है कि जिसमें कि यू कैन गो देयर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर एन पार्ट टाइम एंड ऑल्सो आप नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोमेन में सर्च कर सकते हो इसलिए। ओके, सो दैट्स वाई यू लैंडेड हियर इन जर्मनी। ओके, सो डिटेल्स में तो सारी बातें करेंगे हम लोग आगे चल के। सो लेट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो पीछे आप देख सकते हो ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट मैच चालू है, तो वी थॉट कि ग्राउंड से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। हमने बहुत सारी जगह ढूंढी है वीडियो बनाने के पहले, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वी कैन एंड दिस इज़ द हम लोग स्टार्टिंग हम लोग का मिलने का ग्राउंड में था। हाँ, मतलब ओमकार एंड मी वी प्ले टुगेदर इन HCA रॉयल्स एंड ही केम अप टू फ्रैंकफर्ट। सो उनका था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि क्रिकेट इंथुजियास्ट है और मुझे खेलना है क्रिकेट। तो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट कम ओवर एंड देन लेट्स स्टार्ट एंड he is also a very good player. I mean, so अभी he is a part of HCA Royals and the main player also. So yeah, ये हमारा थोड़ा सा है, इसीलिए ग्राउंड के साथ कनेक्शन, that's why we are here. Okay, now coming back to the topic, मैंने इंस्टाग्राम का जो बोला, तो अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप तो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिए। एंड डेफिनेटली या आई मीन आई जस्ट थिंक कि let's grow together and let's bring our community the real information together and everything. Yeah, so चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओमकार, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड मुंबई में आप क्या कर रहे थे, एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। जर्मनी आने का थॉट सबसे पहले कैसे आया? सो मुंबई में मैं बुलंद डिस्ट्रिक्ट से रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मोस्टली बैंकिंग में था। मैं नरीमन पॉइंट ब्रांच में HDFC में वर्किंग था, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में था। स्टार्टिंगली मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था इंडिया में इन फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें कि मैंने 2.5 साल का एक्सपीरियंस था रिटेल ब्रांच बैंकिंग में। बाद में मैंने शिफ्ट किया HDFC में फॉर 1.5 ईयर्स मैंने वहाँ पे वर्क किया। HDFC में काम करते करते मैंने सोचा कि इफ़ इन केस वाई नॉट टू एक्सप्लोर अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई विथ, पहले बहुत सारी कंट्रीज़ थी बट फिर वो एक ऐसा पॉइंट है कि जर्मनी विल बी सूटेड। एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी फ्री एजुकेशन है माइट बी, और वीज़ा मुझे ऐसा लगा कि ये वीज़ा मेरे लिए बेटर रह सकता है क्योंकि एजुकेशन नहीं, डायरेक्टली जाके जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। तो इसलिए मैंने सर्च किया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में पता चला एंड देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई इट। ओके, सो बेसिकली सेक्शन 1 मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। मेरा एक्चुअली ये सेक्शन में ये कवर करूँगा मैं कि वाई जर्मनी एंड विद अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये ऑप्शन, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी। बट आई वुड लाइक टू नो कि जैसे काफ़ी सारे लोग कनाडा भी ट्राई करते हैं या US भी ट्राई करते हैं, सो व्हाई डिड यू चूज जर्मनी फर्स्ट ऑफ ऑल? आई मीन, आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न था? वीज़ा इजीनेस आपने एक चीज़ बोली, बट उसके अलावा भी आपका कोई थॉट था? बेसिकली मुझे रिस्क लेना था रिगार्डिंग माई करियर लिटिल, बट मेरे पास बजट भी थोड़ा, मतलब आई कैन से बजट मेरा ज़्यादा नहीं था। सो आई थॉट कि रिस्क लेना और बजट भी थोड़ा कॉन्शियसनेस है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड बेटर लगा क्योंकि यहाँ पे आपको 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है एंड यू कैन कम यार, यू कैन स्टार्ट वर्किंग
उससे आपका अगर ब्लॉक्ड अकाउंट सेव भी हो सकता है देन वेल एंड गुड। एंड आप जो वो ब्लॉक्ड अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए हो फिर से इंडिया रिटर्न लेके जा सकते हो इफ़ इन केस आपको फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ से जॉब मिल जाए तो। एंड हाँ, आप थोड़े एक्सपेंसेस भी लाइक थोड़े आप अगर प्रॉपरली करोगे तो अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ बेस्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो दैट्स व्हाई यू थॉट ऑफ जर्मनी। ओके, मुझे बताओ कि जो आपका मतलब अभी तक आपने जो 6 मंथ्स में ऑलरेडी यू हैव बीन लिविंग हियर, सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट वीज़ा एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो आपके लिए मतलब आपके केस में, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दिस 2 ऑप्शन, तो विच वन वुड हैव बीन अ बिट बेटर, और क्या लगता है उसके बारे में, थॉट क्या है आपका? आफ्टर उसके पहले जब मैं लाइक इंडिया में था तभी आई थिंक सो कि अगर आप मुझे ऐसा लगा था कि अपॉर्चुनिटी कार्ड विल बी बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी ले चुका है, मैंने जो फील्ड में पढ़ाई की है वही फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक सो आई विल गो थ्रू इट। अभी आने के यहाँ पे फिर एक ऐसा रहता है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 साल का रहता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सेटल होने के लिए बेर मिनिमम 2 महीना लगता है, जिसमें कि आपको आपका ये अनमल्डुंग टैक्स आईडी हेल्थ इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें आपको कवर करने के लिए 2 महीना लगता है, क्योंकि इनका ब्यूरोक्रेसी बहुत लाइक यू कैन से है टाइम लगता है। थोड़ा स्लो भी है इंडिया के कंपैरिजन में, एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिलनी चाहिए ना, दैट इज व्हाई इट इज स्लो। सो बेसिकली सिटी रजिस्ट्रेशन जो आपने बोला, तो उसमें सिटी रजिस्ट्रेशन में पहले ही दिन आपको आते ही बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, तो इनिशियल डेज में 1-2 महीने उसमें जाते हैं। और फिर उसके बाद रियल स्ट्रगल चालू होता है, जिसमें कि आपको पहले तो आपका एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे सिर्फ जॉब ही ढूंढना है, देन इट इज़ बेटर कि आप पूरा टाइम लाइक एप्लीकेशंस प्रोसेस करने में एंड आल्सो लैंग्वेज के लिए फोकस कर सकते हैं। बट इफ़ इन केस ऐसा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट दिया है जो ब्लॉक्ड अकाउंट में, अगर वो आपको प्रीशियस है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग साइड बाय साइड, बट उसमें आपका टाइम भी चले जाता है। बट उसमें एक बेटर चीज़ रहती है कि आप घर के बाहर निकलते हो, आपको बहुत सारे इंटरेक्शंस मिलते हैं, उसमें अगर आपको कोई नेटवर्किंग मिल जाए तो दैट्स बेस्ट। सोशल हो सकते हो बाहर जाके। ओके, तो इंडिया में जब आप थे, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि इंडिया में रहते हुए जर्मनी के लिए या फिर जर्मनी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आई मीन वी आर गोइंग अ बिट, तो मैंने ये सोचा था फॉरेन में लड्डू मिलेंगे, फॉरेन के यूरोज में कमाऊंगा एंड ऑल ये सपने थे। बट यहाँ पे आके थोड़ा मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होता था, सबके लिए पेशेंस लगता है, मतलब पेशेंस नहीं रहेगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे। एंड अगर आपको लाइक आपके पास पेशेंस है तो देन आप गो थ्रू आराम से कर लोगे इससे। बट स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था एज इन सबलेट के थ्रू, सबलेट पे रहने के लिए। फिर मुझे एक फर्स्ट टास्क था घर ढूंढना। घर ढूंढने के लिए मुझे 20 डेज़ लगे। घर ढूंढने के बाद होपफुली मुझे एक बजट फ्रेंडली मिल जाए जो मेरे बजट में था। फिर मैंने वो लाइक एनमेल्डिंग के लिए प्रोसेस किया। एनमेल्डिंग होने के बाद मुझे सारे डिटेल्स मिले लाइक टैक्स आईडी, उसके बाद मुझे जाके मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बेसिकली आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बट इफ़ इन केस आपका अगर कोई कॉल आ जाता है एंड दे से कि आपके डॉक्यूमेंट्स दो, तो वो आपको कोई मतलब आपके पास टैक्स आईडी नहीं रहेगा ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे आप, वो रिजेक्शन पे चले जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर वेट नहीं करेगा यहाँ पे। तो उससे अच्छा है कि पहले ये सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए प्रोसेस करो, तब तक आप लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हो। एंड यस, सो बेसिकली जर्मनी आने के पहले एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे। ओके, विल कम ऑन दैट टॉपिक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसल्टेंट इन इंडिया ने आपको गाइड किया या खुद आप रिसर्च करके यहाँ पे आए थे? मैं कंसल्टेंट के थ्रू ही आया था। वो थोड़ा सॉरी फॉर द लाफ, बट मुझे बैक स्टोरी थोड़ी पता है। आप शेयर कर सकते हो। इट्स फाइन, बिकॉज सी द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव द क्लैरिटी कि क्या होके हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड क्या हुआ था। सो प्लीज। तो फिर ऐसा हुआ था कि मेरे कंसल्टेंट का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ थिंग रहेगा जाएगा। We cannot take names, it's real बट मेरे कंसल्टेंट ने मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप वीज़ा अप्लाई करो, तो उन्होंने मुझसे लाइक एक डिसेंट अमाउंट लिया था, डिसेंट लाइक अराउंड मोर देन 50,000 अराउंड। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे जर्मन सीख के जाना है। एंड तो उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज़ कहा कि दिस इज़ द, मैंने वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट किया था राइट सितंबर अक्टूबर में। मैंने उनको बोला था कि मुझे जाना है नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में, जस्ट बिकॉज कि मुझे कम से कम 6 मंथ्स तो यहाँ पे B1 या A2 तक देना है।
ओके, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट 2025 सितंबर में आपने बोला था कि मैं नेक्स्ट इसमें जाऊंगा। राइट। ओके, ईयर भी बताओ तो फिर। 2025 सितंबर को मैंने प्रोसेस चालू किया था एंड फीस सब उनको मैंने बोला था कि फीस मैं जब प्रोसेस चालू करूँगा, मैंने पहले इनसे गाइडेंस लिया था, फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जल्दी से जल्दी चालू करो क्योंकि अपॉर्चुनिटी कार्ड, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि अपॉर्चुनिटी कार्ड कभी भी बंद हो सकता है, गवर्नमेंट कभी बंद कर सकता है। ओके, तो मैंने वो डर में आके मैंने बोला कि ठीक है चलो लेट्स गेट अ ट्राई। मैंने प्रोसेस चालू कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने फिर सितंबर से मैंने डिसाइड किया था कि कुछ उसके 2-3 महीने पहले का एप्लीकेशन प्रोसेस कर लूँ, तब से वीज़ा चालू हो जाएगा तो मैं फिर अराउंड मई या जून में आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं यू नीड टू गो अर्लियर बिकॉज जनवरी फरवरी हायरिंग सीज़न है। तो मैंने बोला कि हायरिंग सीज़न तो एवरी ईयर आ जाएगा उसका। तो बोले कि नहीं बट जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर है आपके लिए। मैंने उनको बोला था कि मुझे लैंग्वेज सीखना है, तो बोले कि आप वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो। तो वो एक अलग स्टोरी कि यहाँ पे आने के बाद फीस एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी रहते हैं। इंडिया में आप कंपेरेटिवली बहुत लेस चीपर इसमें आप सीख सकते हो, बट यहाँ पे आने के बाद अगर आप वही यूरो कन्वर्जन में देखोगे तो कंपेरेटिवली डबल द अमाउंट और माइट बी। हाँ बोले यहाँ पे ऐसा है कि आप सीख सकते हो बट आप फ्री स्प्राक्शुले है यहाँ पे, बट उसमें भी एडमिशन मिलना और आपके घर के नज़दीक रहेगा वो पता नहीं। मतलब बेसिकली जो चीज़ इंडिया में इजीली हो सकती है वो यहाँ पे आके आप मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सी आपने जैसे बोला कि मनी एक पॉइंट है कि वहाँ की फ़ीस और यहाँ की फ़ीस, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप जैसे मैनहाइम में रह रहे हो और आपको अगर क्लास मिलती है फ्रैंकफर्ट की, तो यू हैव टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस एंड गो। अब मैनहाइम में भी कोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि कोर्सेज नहीं, बट फ्री कोर्सेज में आपका एनरोलमेंट होना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आपको फिर फ्री कोर्सेज करना है, मे बी लेट्स से फ्रैंकफर्ट में मिल रही है, देन यू हैव टू ट्रैवल फ्रैंकफर्ट एवरी डे 1 आवर। और तो पॉइंट इज़ कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं ना, जैसे कोई भी सिटी में चले जाओ कि वहाँ पे कोई ना कोई लोकल क्लास होता है या ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे भी होते हैं, बट देन द प्राइवेट में जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे लेते प्लेयर्स, उनका यूरो में खर्चा भी बहुत मतलब A1 और ASY करने के लिए यूके दे टेक अराउंड 400 यूरोस। सो 400 मतलब अगर आज हिसाब मोटा मोटी हिसाब लगाए तो जो इंडिया में A2 करने के लिए 20,000 मैक्स 21-25 तक लग जाएगा, बट उसके ऊपर तो मैंने। बट यहाँ पे वही है ना, डबल हो जाता है। प्लस अदर प्रॉब्लम कि अगर आप लैंग्वेज सीखने यहाँ पे आ रहे हो तो उससे अच्छा वहाँ पे सीख के आओ ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। सो एक्चुअली कंसल्टेंट का टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि देखो सब कंसल्टेंट गलत नहीं होते। द थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कितना उसके बातों में आते हो या कितना, तो यू हैव टू हैव द क्लैरिटी कि आप जिस नीश में काम करते हो या आपका कोई सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो या कोई भी फील्ड में आप जो काम कर रहे हो, जर्मनी में उसका कितना रिक्वायरमेंट है, एंड देन ट्राई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड वाया कंसल्टेंट। बिकॉज हर एक कंसल्टेंट बुरा है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त है वो कंसल्टेंट इस फील्ड में है। आई हैव सीन कि वो काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड जिनको भी उन्होंने यहाँ पे लाया है उनको एटलीस्ट पता था कि यहाँ का हसल क्या है। ऐसे तो नहीं बोल देते वहाँ से कि जाओ उधर और हो जाएगा, ऐसा मतलब चीटिंग नहीं करता कोई बेसिकली। तो सो द माई पॉइंट इज़ कि डू योर सेल्फ स्टडी एंड देन गो टू द कंसल्टेंट, एंड फिर उससे भी जो मिलता है वो अच्छे से आप पूछ के कंफर्म करके देन टेक अ डिसीजन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज 6 महीने बाद क्या आप सेम डिसीजन लोगे जो आपने दिसंबर में लिया था पिछले? सेम डिसीजन लूँगा, बट एक पेशेंस के साथ कि ये सारी तैयारी, मतलब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आके आपको लैंग्वेज तो एक कॉमन क्वेश्चन, अभी कॉमन टॉपिक हो गया जर्मनी में, बट उसके साथ आपको पता भी रहना चाहिए कि जर्मनी में आने के बाद आपको इंटरव्यूज़ जैसे इंडिया में मिलते हैं कि हफ्ते में एक तो इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप इतने प्रोसेस करोगे तो एप्लीकेशन। यहाँ पे आने के बाद ऐसा भी सिचुएशन आएगा, महीने में 1 इंटरव्यू कॉल 2 इंटरव्यू कॉल हो गए, तो उसके रिगार्डिंग मतलब ऐसा रहेगा कि रिजेक्शन के मैसेजेस हर सुबह आएंगे। मतलब आप सुबह उठोगे तो वो आपके मेल्स पे रहेगा कि लाइडर अनफॉर्चुनेट लाइडर लिस्ट रहता है, वी हैव अनदर कैंडिडेट। तो ये आपको देखने की आदत डालनी पड़ेगी, और मतलब वो कंसिस्टेंसी है कि आपको हर दिन कम से कम मिनिमम 10 एप्लीकेशंस, और उसमें भी अगर आप देखना चाहोगे तो पर्टिकुलर आपके डोमेन में मिनिमम 5 रहने चाहिए, बाकी के भी डोमेन में अप्लाई करना, क्योंकि मतलब कोई चांस रह सकता है, मतलब आपका लक कभी भी कुछ हो सकता है। तो मतलब ये 2 चीज़ें कंसिस्टेंटली करोगे तो माइट भी
आपके लिए मतलब मैं अगर फिर से 6 महीने पीछे जाऊँगा तो मैं ये सोच के आऊँगा यहाँ पे। Okay, so you will take the decision. That means you're okay with coming to Germany on opportunity card, but provided आप ये practice और ये चीज़ें करके मतलब इंग्लिश रोल्स है। मैंने देखो अभी मेरा एज इन जर्मन नॉट सो गुड, सो मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश रोल्स के लिए मैं मतलब मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं पहले 5 इंग्लिश रोल्स के लिए अप्लाई करूँगा और नेक्स्ट 5 जर्मन के लिए अप्लाई करूँगा। तो मैंने वैसे स्पेसिफिकेशन किया है। तो आप भी आपके तरह मतलब अगर आपका बेआइंस है या बेजवाई है तो आप सोच सकते हो कि आप पहले जर्मन के लिए फोकस करो, बाद में इंग्लिश के लिए ओके, सो अभी सेक्शन 2 इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी कार्ड का बेसिक। अपॉर्चुनिटी कार्ड चांसन कार्ड एग्जैक्टली क्या है और बिना जॉब ऑफर जर्मनी आना कैसे पॉसिबल है? येस पॉसिबल है अपॉर्चुनिटी कार्ड पे विदाउट ऑफर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड एक बेसिकली एक ऐसा वीज़ा है जिसमें कि ना आपको लाइक आपके पास अगर आपका डिग्री एनाबिन से सर्टिफाइड लाइक उनके डेटाबेस में है। सेकेंडली आपके पास एक 2 इयर्स का या मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड आपका एज 35 के अंदर है तो आप क्वालिफाई हो जाते हो ईजिली। आपका एजुकेशन आपने इंग्लिश में किया हो तो भी आपको 1 पॉइंट मिलता है, तो टोटल आपको 6 पॉइंट्स मिलने रहता है। तो जिसमें से मोस्टली ऑलमोस्ट सब लोग क्वालिफाई हो जाते हैं चांस काटने के लिए। एंड यहाँ पे आने के बाद लाइक ये तो एक हो गया। फिर सेकंड क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पे आने के बाद अगर आपको मतलब आपके एक्सपेंसेस लाइक ये करना है तो आपको उसके लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना पड़ता है जिसमें कि 1091 यूरोस पर मंथ का आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि टोटल हो जाता है अराउंड 13,000 यूरो समथिंग, विच इंडियन में कैलकुलेट किया तो 13,50,000 14 लाख के आसपास जाता है। वो डिपेंडिंग ऑन द रेट है, डिपेंडिंग यूरो का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एंड हाँ लाइक आपका लाइक एक्सपीरियंस और आपके फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी कार्ड ऐसा है कि अगर आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब कि अब मैं अभी फाइनेंस सेक्टर से हूँ तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए। आईटी सेक्टर के लिए तो लाइक मतलब बहुत ही बढ़िया है, बट फाइनेंस और हेल्थ केयर के लिए अच्छा है। तो आप आपके डोमेन देख के यहाँ पे आना तो वो आपको बेटर रहेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है, मतलब आपके HR को आपका कैसे अप्रोच करना है वो आपको थोड़ा इजीली प्रिपेयर करके आना। सो बेसिकली वही है कि जिस फील्ड का स्कोप है उसी फील्ड के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी फील्ड है अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आप यहाँ आ जाओगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सो चांसेस कम है। हाँ, चांसेस कम है, बेसिकली वही है। तो स्टडी थोड़ा सा करना चाहिए आने से पहले। मेन क्वेश्चन था मेरा कि ये एक्सपीरियंस वालों के लिए या फ्रेशर वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, या ऐसा कुछ है क्या अगर स्पेसिफिकली? तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो लाइक मेरे पास 4 इयर्स एक्सपीरियंस है, मैं वैसा नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट 4 ईयर एक्सपीरियंस ये अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई कर रहा था मुझे। तो और मुझे ऐसा था कि मुझे लेट 20s में ये इस रिस्क नहीं लेना था। सो आई थॉट कि मेरे एज में मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। इफ़ इन केस सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, बट अगर ये एज में लोगे तो इट्स बेटर कि आपको एक पता चलेगा आपके पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो मेरा डिसीजन ये था इसके रिगार्डिंग। ओके, हाँ लाइबिलिटीज़ नहीं है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए कि एज एक फैक्टर रहता है कि जिसमें कि आप ये डिसीजन ले सकते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड का। अगर आप लेट 20s में जाओगे 30s में तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपके फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपके वाइफ हो या चिल्ड्रन हो उनके रिगार्डिंग भी देखना पड़ेगा। एंड फिर अगर आपको ऐसा है कि आपको आपके पेरेंट्स को या आपको लेके आना है तो आपका गोल सेट रहना चाहिए कि आपको कितने टाइम के लिए जर्मनी में स्पेंड करना टाइम। लाइक अगर आपको अगर मतलब अब एक यहाँ पे आपका लाइक आप यहाँ पे PR या सिटीजनशिप लेने के लिए आ रहे हो तो आपको फिर एजुकेशन के थ्रू आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको 2 साल में आपको एक ये मिलता है कल्चर अडॉप्ट कर सकते हो और उसके साथ आपको पता भी चलेगी बहुत सारी चीज़ें, आप प्रिपेयर हो जाओगे माइंड सेट प्रिपेयर हो। पर अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड पे हो तो आपका वो टाइमर चालू हो जाता है कि 1 साल का, तो वो एक ये रहता है कि डर रहता है, तो उसके लिए लाइक प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। सो और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड और जॉब सीकर वीज़ा, तो इन दोनों में क्या डिफरन्स आहे अँड कोणचा अच्छा आहे, आपको काय लागतं? मतलब मंडळी, जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल त्याचा अर्थ एकच की तुम्ही जर्मनीबद्दल सिरियस आहात, मग ते स्टडी असो किंवा मग जॉबसाठी। इंस्टाग्राम रील्स बघून तर प्रत्येकाला वाटतं की आपण जर्मनीला लगेच जायला हवं, बिकॉज इंस्टाग्राम मध्ये आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह साईड दिसते, पण जर्मनीमध्ये होणारा स्ट्रगल, प्लॅनिंग, मिस्टेक्स याबद्दल काहीच कोणी बोलत नाही। म्हणूनच मी चालू केलंय एक 1-on-1 कॉल सर्व्हिस टॉपमेटची लिए। तर या सर्व्हिसमध्ये 2 ऑप्शन आहेत, एक तर तुम्ही मला DM करू शकता किंवा माझ्याबरोबर 1-on-1 कॉल पण घेऊ शकता। तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी टॉपमेटची लिंक दिली आहे। तुम्हाला करायचं एवढंच आहे की टॉपमेट वर जाऊन कॉल शेड्यूल करायचा आहे एंड डायरेक्टली माझ्यासोबत बोलायचं आहे। गणपति बाप्पा मोरया। जॉब सीकर और अपॉर्चुनिटी कार्ड, अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड ऐसा है कि उसमें आपको सिर्फ 20 आवर्स का पार्ट टाइम मिलता है पर वीक, तो हाँ अलाउड है, मतलब आप 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हो आपके डोमेन में या और जॉब्स भी कर सकते हो।
जॉब सीकर में आपको 40 आवर्स का मिलता है, मतलब मुझे आई एम नॉट श्योर बट 40 आवर्स का मिलता है, जिसमें कि आप आपके डोमेन में आपके लाइक और जॉब्स भी कर सकते हो. And chance carter is for 1 year and job seeker is for 18 months. 18 months, okay. एंड जॉब सीकर वीज़ा में आपको ब्लॉक अकाउंट भी दिखाना पड़ता है क्या? या नहीं, मतलब जॉब सीकर वीज़ा इसको मिलता है जो कि एजुकेशन खत्म होने के बाद, 18 मंथ्स वाला जो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद तो आता है. मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे सब लोग पार्ट टाइम करते हैं, और स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम मिलना इट्स लिटिल ईजियर देन अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्योंकि वो जो 20 आवर्स का बैरियर रहता है वो नहीं आता, क्योंकि उनके पास 40 आवर्स का या लाइक आई थिंक 180 आवर्स वो पूरे इसमें 153 डेज कुछ काम कर सकते हाँ हैं टोटल. तो वो लाइक जो भी एम्प्लॉयर रहता है वो डायरेक्टली ले लेता है उनको, क्योंकि उनके पास वैसा कोई कैटेगरी नहीं है कि आप 20 आवर्स के ऊपर काम करोगे तो आपको कुछ ये. सो बेसिकली वो मैनेज करते हैं, वो रूल फॉलो करते हैं, बट स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा अलग वे में इजी हो जाता है. जैसे चांसन कार्टा पे ऐसा नहीं है, चांसन कार्टा पे स्ट्रिक्टली इट्स लाइक 20. चांसन कार्टा पे स्ट्रिक्टली उसके वजह से जैसे कि यहाँ पे जो ऑड जॉब्स है उस पे मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट टाइम, क्योंकि उनको लाइक कैसा है कि 20 आवर 4 मतलब समझो 8 आवर्स का एक शिफ्ट रहता है, तो 3 दिन भी आप काम करोगे तो भी 8 into 3 24 हो जाता है, जो कि आपका रूल्स मतलब एक्सप्लॉइट कर देता है. करेक्ट. तो एम्प्लॉयर लोग उसके वजह से चांस कार्टे वालों को लेते नहीं है. वो एक मेन इशू है, सब चांस कार्टे वालों के रिलेट कर सकते हैं वीडियो को. एंड तो आपको ऐसे और जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कि लाइक रेस्टोरेंट हो, जिसमें कि स्पेसिफिक टाइम हो, कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको करना पड़े. जैसे कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस लाइक यू कैन से Amazon या लाइक अल्डी, लिडल, उन लोग में अगर पार्ट टाइम रहता तो वो लोग नहीं है अब लाइक ऐसे डायरेक्ट, मतलब लीगल इसमें ही सही पिकनिक एंड करते हैं. ओके. एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि किसी का एज अगर 35 प्लस है तो इज द अपॉर्चुनिटी कार्ड गुड ऑप्शन फॉर हिम, और व्हाट डू यू थिंक? आई मीन वैलिड है क्या? पहली बात तो इज ही वैलिड टू? सो लीगली मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वीज़ा के लिए वो नहीं, उनको पॉइंट्स मिलते हैं. 35 के नीचे रहेगा तो उनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और 35 के ऊपर रहेगा तो उनको 1 पॉइंट मिलता है. बट अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड देखा जाए तो उनके लिए बेटर रह सकता है, क्योंकि इनके पास 35 एज है तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा. और बट एक ही है कि जर्मन लैंग्वेज है. एंड प्रॉब्लम इसमें एक रहता है कि इफ़ इन केस आप अभी 35 हो तो मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन विल बी मैरिड, तो फिर आपको आपकी फैमिली को छोड़ के 1 साल के लिए विदाउट जॉब यहाँ पे एक रिस्क लेना पड़ता है, जो कि लाइक 35 के एज में थोड़ा डाइसी भी रह सकता है. इफ़ इन केस अगर आपका यहाँ पे रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आए तो फिर आपको फिर से इंडिया जाके फिर से वो स्टार्ट करना पड़ेगा. और वो 1 साल के लिए आपको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उतना इवेंचुअली नहीं मिलेगा, लाइक बीइंग देयर और नॉट बीइंग देयर, मतलब फाइनेंशियली और इमोशनली ब्रेक आ जाता है बेसिकली. जो बंदा 35 पे वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सेट हो जाता है फैमिली के साथ इन इंडिया, एंड अगर वो आता है इंडिया से तो इट्स लाइक फॉर हिम अ डिफिकल्ट टॉपिक. जैसे 1 साल पूरा मैनेज करना पड़ता है खर्चा वर्चा यहाँ पे, और पार्ट टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा डिफरेंट हेडेक. ओके. वर्क एक्सपीरियंस काउंट तो वही है ना, जितना एक्सपीरियंस आपका होता है उतना डायरेक्टली यू हैव टू, ओनली थिंग इज यू नीड अ प्रूफ लाइक आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए. राइट. मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स होना चाहिए, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स रहना जो कि आपका अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, वो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यूज़ में. तो वो आप लेके आओगे, कैरी करोगे तो बेटर रहेगा. और डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है या ऐसा कुछ आपने सुना है कि ये डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन आता है, ये डॉक्यूमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है? रिजेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या क्या आपको पता है, मतलब क्या लगता है? मोस्टली मेरे लाइक मैं जब वीज़ा ऑफिस गया था तो मेरे साथ और एक चांस कार्टे वाला था, बट उसने डेट थोड़ा पहले का लिया था, अराउंड लाइक हाँ दिसंबर या जनवरी का लिया था. आई डोंट नो, अभी कांटेक्ट में नहीं है. बट इसमें हम लोग एक साथ ही निकले थे ऑफिस से. वो तो उसके इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था कि वो स्पॉन्सरशिप पे देख रहा था. इफ़ इन केस उसके म्यूनिक में कोई तो लाइक उनके फैमिली में से कोई मेंबर था जो कि स्पॉन्सरशिप पे था. तो स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि लाइक उनका फाइनेंशियल थिंग्स जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो भी जर्मन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रहना चाहिए. तो इफ़ इन केस उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो यू कांट सॉल्व इट एट दैट मोमेंट. आपको फिर से वो जर्मन गवर्नमेंट को कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिर कभी मिलेगा, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट विल टेक टाइम ऑफ 10 days मिनिमम. तो फिर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी वैसे ही लेना पड़ेगा, फिर वो 1-2 महीना ज़्यादा लगता है. एंड डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखा जाए तो आपको सारे आपके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, एवरी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन तक का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली फाइन. अगर उसमें कुछ केटीज़ या कुछ बैक रहेगा तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो
वो मेंशन नहीं रहता है। आपको एक लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, वो इम्पोर्टेंट रहता है, जो डिग्री सर्टिफिकेट, वो रहना चाहिए, वो मेन है। उसके साथ ये जो 1st to 6 सेमेस्टर्स के इंजीनियरिंग में अलग रहेगा, 8 सेमेस्टर्स वो दिखाना पड़ता है। ये जो एक्चुअली तो आपने जो पॉइंट बोला ना कि डॉक्यूमेंट जो स्पॉन्सरशिप का टॉपिक, तो मेरे किसी नियर बाय का भी ये हुआ था सीन। एक्चुअली वो क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है Verpflichtung erklärung। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्पॉन्सरशिप लेटर और लेट्स से अ गारंटी वाला लेटर कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ओमकार को गारंटी लेटर दे रहा हूँ ऑसलैंडर बीहोल्ड से, तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि मेरा XYZ पेमेंट है, मैं यहाँ पे फैमिली के साथ रहता हूँ एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंस कि ओमकार का ये जो 1 साल का उसका प्लान है अपॉर्चुनिटी कार्ड का, उसमें मैं उसको कवर कर पाऊँ। तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों को मिल जाता है वीज़ा। बट द थिंग इज अपॉर्चुनिटी कार्ड अगर आप ब्लॉक अकाउंट से अप्लाई करते हो एंड देयर इज दिस सेकंड ऑप्शन विच इज लाइक दिस Verpflichtung erklärung डॉक्यूमेंट, अगर ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये बंदे के पास इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है जो यहाँ पे रह रहा है, मतलब मैं इनकेस अपने एग्जांपल में मैं, तो ये दे कैन रिजेक्ट योर वीज़ा। एंड यही रिजेक्शन का एक रीज़न था। मेरे किसी नियर बाय मतलब दोस्त का हुआ था, तो मुझे तब पता चला कि बिकॉज सफिशिएंट फंड्स उनको नहीं लगे तो उन्होंने वो रिजेक्ट किया। तो बेसिकली वही है, अगर आप स्पॉन्सरशिप किसी से ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो Verpflichtung erklärung का डॉक्यूमेंट हो, प्लस ही हैज़ गुड अमाउंट ऑफ नेटो और लेट्स से इनकम, जिससे कि सबका खर्चा हो सके। सो अभी सेक्शन 4 मनी, कितना पैसा चाहिए बाबू भैया जर्मनी में। सो द फर्स्ट थिंग, ब्लॉक अकाउंट में कितना पैसा चाहिए और उसके अलावा रियलिस्टिक कितना लेकर आना चाहिए जब आप जर्मनी आते हो? हाँ, मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था। ब्लॉक्ड अकाउंट तो आप यहाँ पे आओगे, एक्टिवेशन सब एनमेल्डिंग होने के बाद ही होता है, बट जो फर्स्ट 10 डेज़ 20 डेज़ आपको कुछ खाने के लिए पैसा लगेगा, कुछ रहने के लिए पैसा लगेगा, तो उसके लिए आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और आपके पास एक फॉरेक्स कार्ड रहना ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें आपको फर्स्ट मंथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको आपके पेमेंट करना है आपके डिपॉजिटर को, जो कि आप नया अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसको आपको पेमेंट बैंक के थ्रू ही करना पड़ता है। कैश के थ्रू करोगे, आई विल नॉट रिकमेंड इट, बट किसी को करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रूफ रहता है कि मैंने उनको एक ट्रांजैक्शन किया, एक डिपॉजिट अमाउंट भेजा, और वो डिपॉजिट बहुत हैवी डिपॉजिट रहता है, अराउंड 80 इंडियन रुपीज़ में 80,000, या यहाँ पे लाइक 800 यूरोज, 700 यूरोज, 900 यूरोज वैसा। तो वो चीज़ें आपको उनको सेंड करनी रहती है, तो ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। दूसरी बात, कोई रहते हैं लैंडलॉर्ड जो कि मतलब एक ये कर देते हैं कि हाँ आप 100 यूरोज दो, 200 यूरोज दो, एक बार बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे बाकी का मनी ट्रांसफ़र करो। बट वो एक चीज़ है, आपको मनी अगर आप कैश में लेके आ रहे हो तो अराउंड मिनिमम 1000 यूरोज, मिनिमम 500 यूरोज एंड मैक्सिमम 1200 यूरोज लेके आओ। फॉरेक्स कार्ड में थोड़ा यूनिट्स रहो, कहीं का समझा कैश नहीं या कार्ड ही लगेगा तो। एंड हाँ, और अगर आप डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस रिगार्डिंग, हाँ मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था बेसिकली। यू कैन आल्सो टेल अबाउट फ्रैंकफर्ट में मंथली एक्सपेंस ब्रेकडाउन लाइक रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सिम, इंटरनेट रजिस्ट्रेशन, इन सारों का आपका मंथली खर्चा राउंड अबाउट। तो रेंट यू कैन टेक 400 यूरोज, लाइक मैं सब लोग के लिए जो कि फ्रैंकफर्ट या नियर बाय फ्रैंकफर्ट रहते हैं उनके लिए, तो रेंट पकड़ लो 400 यूरोज से 500 यूरोज के बीच में ही मिलेगा आपको। सेकेंडली आपको अगर आप बेयर मिनिमम बाहर का नहीं खाते हो या कभी लाइक इफ़ इन केस महीने में 1-2 बार खाते हो, तो आपका फूड एक्सपेंसेस जाएगा अराउंड 150 यूरोज। अगर थोड़ा ज़्यादा हो सके तो 170 यूरोज ऐसा। एंड डॉयचे पास आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रेन ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन बसेस, तो उसका 63 यूरोज। एंड आपके अगर आपने लाइक ये 3 मिनिमम आपके एक्सपेंसेस है। बाकी एक्सपेंसेस लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे आके घर के लिए आपको कोई चीज़ लेना है, जैसे कि यू कैन टेक एज कोई भी वेसल लेना है या कुछ लेना है, तो उसके लिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 मंथ्स रहता है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। लाइक आपको सारी चीज़ें आपको लाइक आपका छोटा घर बनाना पड़ता है इंडिया से यहाँ पे, तो उसमें आपको लाइक अराउंड एक 200 यूरोज एक्स्ट्रा ही पकड़ लो, जिसमें कि आप समझो आपका हैंगर से लेके सारी चीज़ें आपको लेने, सारी बेसिक चीज़ें व्हाटएवर वी नीड बेसिकली। तो और सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे है कि ये इंश्योरेंसेस रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ का जो इंश्योरेंस सिस्टम है वो आपका जो मंथली डिडक्शन होता है या जो कि आपके सैलरी से होता है, या आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेना है तो वो रहता है। बट यहाँ पे एक्सपेंसिव है थोड़ा इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अब विदाउट इंश्योरेंस यहाँ पे रहोगे तो इट्स इलीगल फॉर जर्मन गवर्नमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सो और बेसिकली यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस डिसाइड करना प्राइवेट और पब्लिक, उसमें एक
मतलब एक बहुत सारा ये चीज़ें और चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज़ को ही लाइक रिकमेंड या उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। इसके लिए आई थिंक सो कि लाइक आप एक फाइनेंशियल एडवाइसर से अगर आप ये सारी चीज़ें अगर कंसल्ट करोगे तो बेटर रहेगा। एक्चुअली ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी नहीं है, ऐसे मुझे हमेशा डीएम आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी सारे लोगों के या स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, कौन सा प्राइवेट लाइबिलिटी के लिए कौन सा इंश्योरेंस लूँ, या पब्लिक में लूँ या प्राइवेट में लूँ। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे अभी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो जॉब करना यहाँ पे एंड इंडिया में इज़ काफ़ी डिफरेंट। मतलब इंडिया का डॉक्यूमेंटेशन, इंडिया का सिस्टम इज़ काफ़ी डिफरेंट दैन जर्मनी। यहाँ पे कैसा होता है ना कि आप सिर्फ जॉब नहीं करते हो, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, पेंशन स्कीम्स के बारे में सोचते हो, रिटायर फंड्स के बारे में सोचते हो। तो ये सारी चीज़ें, आपके सोशल सिक्योरिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं होती कि कैसे इसको फिगर आउट किया जाए। एंड फॉर दिस रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने तो एक्सपर्ट ईज के साथ ये ऑलरेडी I have been working with them and मेरा सारा ही चीज़ वो संभालते हैं। ओके, आई टेल यू व्हाई आई केम अप विद एक्सपर्टीज। कि जनरली मतलब जब मैं स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट किया तो मुझे डायरेक्टली एक दिन लेटर आया मेरे घर पे कि आपने टैक्स फाइल नहीं किया लास्ट ईयर का। एंड बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस प्लेस, आई नो इट्स समहाउ ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन हमको ये तो नहीं पता होता ना कि क्या करना है, किस में भरना है, कैसे भरना है, कैसे टैक्स बचाना है, कौन सी चीज़ें क्लेम करनी है, कौन सी नहीं करनी, रूल्स एंड रेगुलेशन वी डोंट नो एनीथिंग। तब मैंने फिर एक्सपर्टीज़ को कॉन्टैक्ट किया एंड एक्सपर्टीज़ के साथ मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, और एक्सपर्टीज ने देन दे केम अप विद इमीडिएट टीम्स कॉल एंड जूम कॉल मीटिंग सेटअप किया। उन्होंने फर्स्ट कॉल में ही मेरा सारा प्रॉब्लम पहले तो समझ लिया कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई हैड सम 2 वीक्स अराउंड 14 डेज़ का टाइम दिया था मुझे, एंड 14 डेज़ में मुझे टैक्स भरना था। अगर वो मैं नहीं करता तो काफ़ी सारा बड़ा फाइन भी था। तो देन व्हाट आई डिड इज़ कि एक्सपर्टीज से मैंने बात किया। एक्सपर्टीज का बात करते वक्त मुझे अगेन द प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम व्हाट आई फेस इज़ कि बाकी सारे लोगों के साथ जर्मन का प्रॉब्लम होता है, बट एक्सपर्टीज की टीम इतनी बड़ी है, दे आर वर्किंग ग्लोबली मल्टीपल कंट्रीज, एंड उनका एक सबसे बेस्ट पॉजिटिव जो मुझे लगा कि उनके साथ इंडियन टीम भी काम कर दी, तो वो हिंदी में भी बात करते हैं। अगर आपको जब भी जरूरत रहेगी तो आपके साथ वो हिंदी में भी बात करते हैं। कस्टमर सर्विस इज ऑलवेज अवेलेबल इन वॉट एवर रिक्वायर्ड लैंग्वेज यू वांट। सो वही मैंने कॉल सेटअप किया एंड देन उन्होंने मुझे फटाफट हेल्प किया, एंड वी विद इन अ टाइम ऑफ 1 or 2 days हमने वो टैक्स फाइलिंग भी कर दिया, एंड द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व फ्रॉम माई साइड। एंड उनकी सबसे इंप्रेसिव बात मुझे यही लगी कि जैसे मुझे पर्सनली हिंदी, मराठी ये लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, बेसिकली हिंदी में। सो दे वेर ऑल्सो ओके विद दिस, एंड नेटिव लैंग्वेज में अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है देन उससे अच्छी चीज़ तो मुझे नहीं लगती कुछ, समझने में भी ईजियर रहता है। करेक्ट। एंड जर्मनी में अगर आपको जर्मन के अलावा हिंदी में अगर बात करने वाला कोई अगर मिल गया तो फिर तो यार रिलेट मतलब और क्या चाहिए। सो बेसिकली इसी वजह से अगर मुझे भी जर्मनी में कोई आ रहा है या जर्मनी में कोई ऑलरेडी है और कोई भी पूछता है कि मुझे टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर पेंशन स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी, ऑल टॉपिक्स, उनके पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि प्लीज़ वंस हैव अ कॉल विद एक्सपर्टीज, चेक इट, एंड देन बिकॉज इंडियन लोगों का अपना होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो एंड द फर्स्ट कॉल इज ऑलवेज फ्री, सो यू कैन ऑलवेज बुक अ कॉल, टेक कंसल्टेशन विद देम, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सी इफ इट इज़ ओके फॉर यू, एंड देन गो अहेड। सो अगर आप जर्मनी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, जर्मनी आने के बारे में, या जो भी यहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दे दी है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन इज एक्सपर्टीज। ठीक है, सो अभी वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। आपके मन में जो फटक से आंसर आता है ना, वो देना है आपको, ठीक है। सो प्लीज़ फटक से आंसर देना है। दोबारा इंडिया से स्टार्ट करना हो तो जर्मनी आओगे? यस। अपॉर्चुनिटी कार्ड को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी। जर्मनी आने से पहले सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन? एवरीथिंग विल बी ईजियर। लड्डू मिलेंगे यार। लड्डू। इंडिया से क्या चीज़ लेकर आना सबसे यूज़फुल था? इंडिया से या मैंने थोड़ा कैश लेके आया था जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत हेल्प किया, वो हेल्पफुल था। ओके, लोन लेकर जर्मनी आना वर्थ इट है? वर्थ इट इफ़ द लोन इज़ लाइक लेस देन 15 lakhs, जो कि आपको पे करने के लिए ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो। और मे बी आई कैन आंसर दिस बिकॉज मेरे को पर्सनली यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे ऐसा लगता है इफ़ योर कंडीशन इज़ लाइक दैट, फैमिली सिचुएशन, लायबिलिटीज सब अगर फिलफुल होके आप 1 साल का गैप ले पाओ, देन आई थिंक अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ द बेस्ट स्कीम फॉर इंडियंस। एक चीज़ जो इंडिया में ही सीख लेनी चाहिए? जर्मन लैंग्वेज। ओके, जर्मन लैंग्वेज। जर्मनी आने का सबसे बड़ा रिस्क? करियर में एक ब्रेक और माइट बी करियर में एक बूस्ट, दोनों। ओके, डिपेंड्स, वो तो फ्यूचर ही बताएगा अभी। एक एडवाइस जो काश इंडिया में किसी ने दी होती?
कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजियर, पेशेंस इज़ द की। और क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स रहेंगे, डिफ़िकल्ट टाइम्स रहेंगे तो आपको वो है कि बहुत टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया के लिए रिटर्न जाऊँ, फिर से वही कंटिन्यू करो जो कि चल रहा है। बट या अगर आपने आया हो या आपने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट में इतना पैसा डाला है एंड यू नीड टू, तो आपका लाइक आपका पूरा 100% तो दो यहाँ पे, 12 मंथ स्पेंड करो, यू विल गेट टू नो योर डिफरेंट साइड ऑल्सो। और फिर यहाँ से कुछ तो सीख के जाओगे, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने सीख जाओगे। जब आपके पास एक बजट रहेगा उसमें आप आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने सीख जाओगे। आप अपना खाना लाइक आपका पूरा मतलब आपका एक लाइफ अलग रहेगा यहाँ पे 1 साल के लिए, तो उसमें आपको सीखने के लिए और आपको मेमोरी भी बहुत अच्छी बनेगी यहाँ पे। करेक्ट। सो दिस वाज नॉट अ रैपिड फायर बट दिस वाज लाइक स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि द पर्पस ऑफ दिस रैपिड फायर इज आल्सो टू आंसर सम ऑफ द दोज क्वेश्चंस इन अ डिटेल वे, राइट, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिले एंड देन यू कैन मेक अ गुड डिसीजन। सो पार्ट 1 में हमने कवर किया अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, मनी, जर्मनी आने से पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल स्टोरी अभी बाकी है, बिकॉज वीज़ा मिलना और जर्मनी में सर्वाइव करना दोनों अलग चीज़ है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। जर्मनी का जॉब मार्केट की रियलिटी, पार्ट टाइम जॉब्स और 6 मंथ विदाउट अ जॉब की असली कहानी, राइट। विल टॉक इन पार्ट 2। सो भाई लोग, अगर आपका कोई दोस्त प्लान कर रहा है या आपको किसी को ये वीडियो लगता है कि ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज एट द मेन गोल इज़ टू ग्रो टुगेदर एंड क्रिएट अवेयरनेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वुड से टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।